हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। यह इसका 7वां प्रैक्टिस सेट है। यदि आप अमीन पटवारी से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अमीन पटवारी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो आप अपने तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न नंबर पहला में क्या दिया है। किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए दिया है लोकसभा के, बी राज्यसभा के, सी दोनों सदनों के अलग अलग, डी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए में दिया है 30, बी 40, सी 50, डी 60। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में 50 सदस्यों की होनी आवश्यक है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए के.एम. मुंशी, बी एस.पी. मुखर्जी, सी बलदेव सिंह, डी भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बी.आर. अंबेडकर। यही आपका प्रथम कानून मंत्री थे, तो इसको आप लोग देख लेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, देखते हैं क्या पूछा गया है। मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देख लेते हैं जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, बी में दिया है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, सी में दिया है वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, डी में दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। जो मनमोहन सिंह हैं वह वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष नहीं थे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, देख लेते हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहाँ से लोकसभा सदस्य थे उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए है पंजाब से लोकसभा के सदस्य हैं, दूसरा में दिया है पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं, सी में दिया है आपका राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं, डी में दिया है आपका असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। जो मनमोहन सिंह थे असम से राज्यसभा के सदस्य थे। प्रश्न नंबर 6वां, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं कथन में क्या दिया है। कथन ए में दिया है किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, जबकि कारण आर में दिया है वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। देख लेते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां, देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 7वां में देखिए, प्रश्न नंबर 7वां में पूछा गया है कैबिनेट समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। देख लेते हैं कौन कौन सा कथन दिया है। देखिए कथन पहला में दिया है आपका संविधान में कैबिनेट समिति का उल्लेख नहीं है। कथन दूसरा दिया है कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती है। तीसरा में दिया है आपका यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों तो यह आवश्यक नहीं कि वे समिति के अध्यक्ष हो। चौथा में दिया है आपका संसदीय मामले की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। कथन 1 एवं 2 सही है, लेकिन कथन 3 एवं 4 गलत है। देखिए इसको CGPSC 2020 के पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां, देखते हैं क्या पूछा गया है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए भारत का महान्यायवादी, बी मंत्रिमंडल सचिव, सी गृह सचिव, डी वित्त सचिव। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंत्रिमंडल सचिव। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां में क्या पूछा गया है।
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009, बी 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005, सी है 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003, डी है 90वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ई में दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां में क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है हरित पत्र, बी है श्वेत पत्र, सी है आपका पीत पुस्तिका, डी है आपका नीली पुस्तिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत पत्र। देखिए जो भारत के आधिकारिक दस्तावेज हैं वह श्वेत पत्र होता है। सफ़ेद पेपर में ही भारत की कार्यवाही होता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा गया है। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 1951, बी 1952, सी 1957, डी 1962। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत के महान न्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ई लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति द्वारा। भारत के महान न्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए दिया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी सचिव विधि मंत्रालय, डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान न्यायवादी, देखिए भारत के महान न्यायवादी के बारे में पूछा है। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। पहला में दिया है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। तीसरा है लोकसभा में बोल सकता है। चौथा है लोकसभा में मतदान कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1, 2, 3। देखिए जो महान न्यायवादी होता है वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किसी भी समिति के सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, किंतु लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2, 3। इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा गया है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी महान्यायाभिकर्ता, डी है आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडवोकेट जनरल अर्थात आपका महाधिवक्ता। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। जो महाधिवक्ता है वह राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 147, सी में दिया है अनुच्छेद 148, डी में दिया है अनुच्छेद 149। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 के तहत ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछा गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बी उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सी सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, डी है
उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। यही सही नहीं है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं क्या पूछा है। देखिए इसमें कथन ए दिया है और कारण बी दिया है। देखते हैं कथन ए में क्या बोला है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल राज्य व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। देखते हैं कथन बी में क्या है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। देखिए ये बी नहीं है, ये आर है आपका। इसका आंसर ए और आर दोनों सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति की, बी सर्वोच्च न्यायालय की, सी संसद की, डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद की। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सदन की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए भारत के महान्यायवादी, बी भारत के महाधिवक्ता, सी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1975, बी 1977, सी 1976, डी 1980। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन ए दिया है नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, बी दिया है लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सी में दिया है आपका सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, डी में दिया है उपर्युक्त सभी के संरक्षक के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछा गया है। भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के उपराज्यपाल, बी है आपका भारत के रक्षा सचिव, सी है आपका भारत के मंत्रिमंडल सचिव, डी है आपका भारत के प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के मंत्रिमंडल सचिव। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 में क्या पूछा गया है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। ई में दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 में क्या पूछा गया है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए में दिया है भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, बी में दिया है जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, सी में दिया है भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, डी में दिया है भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, यही इसका आंसर होगा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही MCQ वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।